हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कुमार्स इंग्लिश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुमार्स इंग्लिश ईडीयू में। आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्ब के कौन कौन फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्ब को फॉर्म की दृष्टि से देखेंगे तो वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो भेद होते हैं इसमें फॉर्म की दृष्टि से। आप लोग कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठें और जितने हमारे पास इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो यहाँ पे एकदम बेसिक से हम लोग वर्ब शुरू कर रहे हैं। अगर कहा जाए कि जो वर्ब है वो दो तरीके से यूज होता है, एक होता है वर्ब जो हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े थे, और ये वर्ब यहाँ पर एक स्पेशली फॉर्म की बात करेंगे कि अगर रूप के आधार पर, यानी अगर रूप के दृष्टि से वर्ब को हम लोग देखेंगे तो वर्ब के हमारे पास दो भेद होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है? ये वर्ब के फॉर्म के दृष्टि से जो दो पार्ट्स है फाइनाइट वर्ब, इसको हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े थे। इसमें बहुत सारे हम लोग पढ़े फाइनाइट वर्ब में, जैसे आपको याद होगा, चाहे वो मॉडल हो, चाहे सिंटेक्स हो, टाइम एंड टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, सब के सब फाइनाइट वर्ब है। आज हम लोग स्पेशली जिक्र करेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में कि नॉन फाइनाइट क्या होता है। नॉन फाइनाइट क्या है, फाइनाइट क्या है? तो ये वर्ब के रूप के दृष्टि से, अगर कोई पूछेगा कि अगर वर्ब को रूप के दृष्टि से देखा जाए तो वर्ब के दो भेद होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये कहाँ से आया है नॉन फाइनाइट, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और देख रहे हैं कि कहाँ से ये नॉन फाइनाइट हमारे पास आ गया। देखिए, ये हम लोगों का वेन डायग्राम से आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल हमारे बीच आए। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये हमारा जो बॉक्स है वो है वर्ब का। अब ये हमारा वर्ब का बॉक्स है। ये जो आपको दिख रहा है वो नाउन का है, और ये जो तीसरा आपको नीचे दिख रहा है वो हमारा एडजेक्टिव का है। इसमें तीनों में ओवरलैपिंग हुआ है। रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, या फिर 12th के रिलेशन फंक्शन में चैप्टर था, वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग फंक्शन पढ़ाते थे। आप लोग पढ़े होंगे अगर साइंस वाले विद्यार्थी होंगे। अदरवाइज देखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे कि क्या है इंफिनिटिव, क्या है जीरंड और क्या है पार्टिसिपल। ये जो कुछ सेक्शन आप देख रहे हैं जो एक नंबरिंग किया हुआ है, ये हमारे पास सेक्शन में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि नाउन कहेगा कि मेरा है, वर्ब वाला कहेगा कि मेरा है। जगह तो एक है और यहाँ पर दो लोग अब अपने आप को लेकर के लड़ेंगे, फाइट करेंगे। इन्हीं फाइट को, इन्हीं लड़ाई को रोकने के लिए, क्योंकि वर्ब कह रहा था कि मेरा है, नाउन कहेगा कि मेरा है, तो परेशानी न बढ़े इसके लिए इन लोगों ने दोनों अपने आप में एक एग्रीमेंट किया, और इस एग्रीमेंट के लिए हम लोग एक अलग से चैप्टर बनाए गए, और पहले नंबर का ही नाम है इंफिनिटिव। यानी कि यहाँ पे जिक्र किया गया कि अगर ये वर्ब के फॉर्म नाउन के तरह अगर यूज होगा, जैसे सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन के बाद, जो कि नाउन का जगह होता है, अगर नाउन के जगह पर ये वर्ब के 2+ गिवन फॉर्म अगर हमारे पास आते हैं तो वो हमारा नाउन कहा जाएगा, और अगर वर्ब के रूप में आते हैं तो वो हमारा वर्ब कहा जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इंफिनिटिव एक ऐसे वर्ड है या एक ऐसे खास नाम है जो नाउन के तरह प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में देख रहे हैं कि ये तीनों में ओवरलैपिंग हुआ है। यहाँ पे वर्ब में भी है, नाउन में भी है, एडजेक्टिव में भी है। इस चैप्टर का हम लोग नाम रखते हैं जीरंड, और इसे V1 + ING से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे जीरंड जो हमारा आता है वो, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन किए कि वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज
या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो जो वॉकिंग एंड स्विमिंग आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको दो एग्जाम्पल करा दिया, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर एक वॉकिंग है और क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिए आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, यहां भी आपको वॉकिंग आ गया। और अगर तीसरा में लिखा जाए दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब यहां भी आईएनजी है, यहां भी आईएनजी है, यहां भी आईएनजी है। अब जरा तीनों आईएनजी में जरा देखिए कि क्या यहां पे डिफरेंस होने वाला है। ये जो आईएनजी है वो काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर जो जीरेंड आ गया है, यानी जो सब्जेक्ट का काम किया तो वो हमारा काम करेगा किसका, नाउन का। यानी यहाँ पे जो वॉकिंग है वो जीरेंड है, वो किसका काम कर रहा है, नाउन का। यहाँ पे एम यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है ये बिफोर आया है और यहाँ ये काम करेगा मेन वर्ब का। और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग देख रहे हैं वो हमारा नाउन स्टोरी है और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इंटरेस्टिंग है, यानी ये काम कर रहा है हमारा एडजेक्टिव की तरह। यानी कि मेन हम लोगों को समझना क्या है कि अगर ये आईएनजी वाला फॉर्म कभी वर्ब का काम करेगा, कभी नाउन का काम करेगा और कभी एडजेक्टिव का काम करेगा। आप तीनों एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉकिंग, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी इंटरेस्टिंग आईएनजी है और ये यहाँ भी जीरेंड है, यहाँ भी जीरेंड है, यहाँ भी जीरेंड है। बस अंतर क्या है कि यहाँ ऊपर वाला जो आईएनजी वॉकिंग है वो नाउन का काम कर रहा है और जो नीचे वाला वॉकिंग है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 3 में का जो इंटरेस्टिंग है जो आईएनजी है वो हमारा नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है, तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीका से ये जीरेंड हमारा तीनों कंडीशन में काम कर रहा है। अब देखिए जरा तीसरे नंबर ओवरलैपिंग की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 नंबर के बारे में समझ रहे थे, यही हमारा जीरेंड है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या है, तीसरे नंबर में आ गया पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में क्या होता है कि वर्ब के कुछ ऐसे फॉर्म जो एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे उसी को हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। अगर मान लीजिए आप लिख दिए टायर्ड मैन, थका हुआ आदमी। अब ये टायर्ड मैन में मैन जो हमारा वो नाउन है और यहाँ नाउन की विशेषता बता रहा है कौन, टायर्ड। अब ये जो हमारा टायर्ड है वो काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का। ये हमारा टायर्ड काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इस तरीका से अगर मान लीजिए बर्निंग ट्रेन लिख दिए, चलती हुई रेलगाड़ी, तो वहां पे जो बर्निंग है वो हमारा ट्रेन यानी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। तो जितने भी आप इस तरह के अगर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए बर्निंग ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन जो है नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बर्निंग, तो ये हमारा जो बर्निंग है वही हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी कह रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टायर्ड है यानी V2, यहाँ पे बर्निंग यानी V4। मतलब ये हुआ कि पार्टिसिपल में भी अलग अलग पार्ट्स होंगे, हम लोग देखेंगे आगे चल करके। फिलहाल हम लोग यहाँ से ये चीज सीखे केवल कि नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ से आया। तो नॉन फाइनाइट एक एग्रीमेंट है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कहानी है। छोटा सा शॉर्टकट में हम ये कहानी आपको समझाते हैं 2 मिनट में। देखिए, एक हमारे पास घर में 2 व्यक्ति रहते थे, यानी कि एक हमारे पास 2 व्यक्ति रहते थे, एक है हमारा वर्ब और दूसरा है हमारा नाउन। ये क्या हुआ कि दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा लड़ाई हुआ, ये दोनों अपना अलग हो गया। और जब अलग हो गया तो अब क्या हुआ कि ये अपना काम करने लगा, ये अपना काम करने लगा। नाउन थोड़ा सा बहुत मेहनती व्यक्ति था, बहुत ज्यादा अपना काम इधर उधर बिजनेस जो है फैला दिया। वर्ब थोड़ा सा आलाय था, ये अपना खाता खूब था, सोता खूब था, लेकिन ये अपना क्या करता था कि अपने काम में हमेशा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहता था, बहुत बेचारा मेहनत करता था। कुछ समय देखते देखते नाउन जो है अपने लिए बहुत बढ़िया एक बिस्किट का फैक्ट्री खरीद लिया और बिस्किट के फैक्ट्री बनाने के लिए इसको पहले काम करने के लिए नौकर चाहिए थे। अब नौकर भी खोज लिया, उसके बाद अगर देखा कि लग रहा है कि मेरा जो नौकर है वो रोज थोड़ा थोड़ा बिस्किट पॉकेट में लेकर के भाग जा रहा है, मतलब एक शक हो गया। अब जब नाउन को शक हो गया तो उसकी रखवाली के लिए बॉडीगार्ड रख लिया, मतलब बॉडीगार्ड कौन, एडजेक्टिव।
अब इसके बाद अपना एडजेक्टिव जब इसने रख लिया तो देखिए आसपास के पड़ोसी में देखे होगा कि जब अलगा कोई हो जाता है तो इसी का देखा इसकी ये भी अपना सोचता है कि बिजनेस हम कुछ करें। ये भी क्या किया कि सोचा कि दूसरा चीज के ना बस एक विरोध करेगी, यो बिस्कुटे के बिजनेस जो है खोल दिया। अब जब खोल दिया तो इसको बिजनेस खोलने के लिए भाई पैसा चाहिए था, तो अब क्या किया कि अपना सोच लिया कि भले 10 बीघा बेचाएगा लेकिन बिजनेस तो बिस्कुटे के खोलेगा। अब बेचारा क्या किया कि ये भी अपना का जो जमीन है वो बेच दिया। देखिए यहाँ पे जो भर अपना जमीन जो है बेचा है, यहाँ पे जो भर है वो अपना जमीन कुछ बेच दिया और खरीद लिया, कौन? नाउन। और वही जमीन पर अधिकार हो गया किसका? नाउन का, और उसी का स्पेशल नाम रखा गया इंफिनिटिव। जो भर जमीन बेचा और जितने अपने जमीन में जो कंपनी लगाया और नाउन वाला क्या किया, कह दिया कि अच्छा तू 10 रुपए बिस्कुट बेचेगा, हम 8 रुपए में बेचेंगे। अब क्या हुआ कि नाउन वाला बिस्किट का दाम 2 रुपया और घटा दिया। अब भर बेचारा होकर बिजनेस खेतों बेचा गया, अब बिस्किट का बिजनेस भी हो गया ठप। मतलब टोटली इसको लॉस हो गया, और लॉस हुआ तो अब क्या करें? अब ये अपना कंपनी भी बेच दिया, फिर कंपनी खरीद दिया, कौन? नाउन। और लेकिन भर के साथ बोल दिया कि हम आपके नौकरों को नहीं रखेंगे, क्योंकि भर ने अपने लिए एक नौकर को अपॉइंट किया था जिसका नाम था हेड भर। नाउन वाला ने इनकार कर दिया कि देखिए भाई हम आपका कंपनी तो लेंगे लेकिन आपके नौकर को नहीं लेंगे। भर वाला कहा ठीक है भैया कंपनी ले लो, हटाओ। ये अपना क्या किया कि उस कंपनी में और अपने कंपनी की सुरक्षा के लिए जो जमीन था जो अपना भर दिया था उस सिक्योरिटी लगा दिया, यानी एडजेक्टिव को लगा दिया। और यहीं से जो यहाँ पे कंपनी पर अधिकार हुआ उसके नाउन का भी और नाउन के जो गार्ड थे उनका भी, इसी चैप्टर का नाम था जिरंड। और जो स्पेशली जो एडजेक्टिव ने अपना भर पे कुछ अधिकार जमाया उसका नाम था हमारा पार्टिसिपल। तो ये हमारे पास नॉन फाइनाइट के कुछ डिफिनीशन हो गए। आइए हम लोग सीधे देखते हैं कि क्या होता है फाइनाइट और क्या होता है नॉन फाइनाइट। देखिए फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है और नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है। नॉन फाइनाइट में इसीलिए 3 पार्ट, कौन कौन? तो पहला हो गया इंफिनिटिव, दूसरा हो गया जिरंड और तीसरा हो गया पार्टिसिपल। सबसे पहले आप हेडिंग करेंगे अपने नोट्स पे वर्ब, ऊपर लिख देंगे फॉर्म के आधार पर वर्ब के 2 पार्ट, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद सीधे आप हेडिंग करेंगे फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब होता क्या है? जिस वर्ब पर सेंटेंस के सब्जेक्ट के टेंस और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। जरा देखिए कैसे। देखिए आ गया 2 पार्ट, एक आ गया फाइनाइट वर्ब और दूसरा आ गया नॉन फाइनाइट। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास जिस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वे वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना फॉर्म बदल लेते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मतलब यहाँ पर देखिए ना, आई वांट है यानी V1, यहाँ पर ही सिंगुलर आ गया तो वांट्स यानी V5, और यहाँ सी टेंस का प्रभाव पड़ गया कि पास्ट का जा रहा है, यहाँ आ गया क्या? V2। मतलब यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ा है किस पे? वांट पे, वांट्स पे, वांटेड पे। अब ये जो वांट, वांट्स, वांटेड है इसी को कहते हैं फाइनाइट। लेकिन बबुआ एक चीज आप लोग गौर कर रहे हैं कि हेजिगा टू रीड है, यहाँ भी टू रीड है, यहाँ भी टू रीड है, मतलब इस सब्जेक्टवा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कह रहा है कि जिस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी जिस वर्ब पर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ेगा उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब, और जिस सेंटेंस के वर्ब पर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट। कोई दिक्कत है तो बताओ लोग। सबसे पहले बताइए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट क्या है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, फिर से रिपीट कर लो, वे वर्ब्स जिस पर सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी कह रहा है कि जिस सेंटेंस पर, जिस वर्ब पे सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव न पड़े उसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जिस पर प्रभाव पड़े उसको फाइनाइट वर्ब, और जिस पर प्रभाव न पड़े उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहां देख सकते हैं आई वांट टू राइट
he wants to write, she wanted to write। यानी यहाँ पे want, wants और wanted पर तो प्रभाव पड़ा है सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ भी to write है, यहाँ भी to write है, यहाँ भी to write है, मतलब लेकिन to write या यहाँ पे to read पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट, और जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसको कहते हैं फाइनाइट। चलो यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो लोग। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट में कितने पार्ट हैं, तो देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं नॉन फाइनाइट, तो देखते हैं कि नॉन फाइनाइट में कितने पार्ट्स हैं। तो नॉन फाइनाइट में 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट हमारा आ गया हमारा है इंफिनिटिव। अब यहां पे हम देखेंगे कि इंफिनिटिव क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट में कितना पार्ट, 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है, इंफिनिटिव, दूसरा जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल। अब आप उसके आगे जब आपको वर्ब फॉर्म पूरा समझ लिए तो नॉन फाइनाइट हेडिंग करके उसमें 3 पार्ट बांटिए, इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। उसके बाद हम लोग पहला सेक्शन हेडिंग करेंगे कि इन्फिनिटिव होता क्या है। तो जनरली हम लोग अभी देखें कि जो वर्ब के 2 + V1 फॉर्म जो नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसी को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। अब देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट पढ़ लिए, इन्फिनिटिव कहां से आ गया, आ रही है, देखिए हेडिंग हो गया इन्फिनिटिव। अब कह रहा है कि इन्फिनिटिव क्या है, तो अब कह रहा है कि वर्ब के उस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं जो 2 + V1 के फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। क्या कह रहा है, वर्ब के उस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं जो 2 + V1 के फॉर्म में प्रयुक्त होता है। जैसे टू वॉक, टू गेट, टू प्ले और ऐसे तमाम जितने हमारे पास 2 + V1 से आने वाले वर्ड हैं उसी को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। जैसे एग्जांपल, टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम जो है वो कर रहा है टू फॉरगिव, और यहाँ पे टू आर मतलब गलती करना इंसान का काम है और माफ करना भगवान का काम। डिवाइन मतलब गॉड हो गया, भगवान। अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल में, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ भी टू वॉक यानी नाउन के रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ भी टू आर नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और यही हमारा इन्फिनिटिव यानी सिंपल इन्फिनिटिव का डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं। वर्ब के उस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं जो 2 + V1 के फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं एक नाउन की तरह, उसी को हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फिनिटिव के हम लोग एग्जाम्पल समझे। अब देखते हैं कि इन्फिनिटिव में कितने पार्ट होते हैं। यानी कि इन्फिनिटिव भी 2 प्रकार के होता है। इन्फिनिटिव भी 2 प्रकार के। अब देखिए इन्फिनिटिव में 2 पार्ट, एक हो गया इन्फिनिटिव 2, इसी को 2 इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। इसको इन्फिनिटिव 2, इसी को 2 इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। 2 इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। मतलब ये 2 + V1, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि 2 + V1 को ही इन्फिनिटिव 2 या 2 इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव विदाउट 2 मतलब बिना 2 वाला, यानी इसमें केवल V1 आएगा, और उसी को हम लोग उपनाम बेयर इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। या तो आप इन्फिनिटिव विदाउट 2 कह सकते हैं या फिर बेयर इन्फिनिटिव कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटिव के 2 प्रकार पढ़े कि इन्फिनिटिव कौन कौन है। अब यहाँ पे देखेंगे
कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग कहाँ होता है, इसलिए आप लोग हेडिंग कीजिए यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ टू, यानी कि इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग कहाँ होता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आज इन्फिनिटी में, और पूरा वीडियो देखिए। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसके बाद अपना नोट्स आगे तक बढ़ाते रहिए जितना आपको क्लास में समझाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसका पूरा क्लास करेंगे। सेशन 1 तक हम लोग इन्फिनिटी में करेंगे, उसके बाद सेशन 2 सेशन 3 तीन क्लास में पूरा इन्फिनिटिव और जीरो हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए इसका इन्फिनिटिव का प्रयोग रूल नंबर 1 में हम लोग आते हैं, यानी ये हमारा रूल नंबर 1 है इन्फिनिटिव का। आप लोग ऊपर हेडिंग कर दीजिएगा यूज ऑफ इन्फिनिटिव, उसके बाद रूल नंबर 1। देखिए रूल नंबर 1 में क्या कह रहा है, इन्फिनिटिव्स विथ टू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट कॉमा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, यानी कि इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉमा कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के बाद होता है। यानी कि कहाँ कहाँ इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नाउन के रूप में आ सकता है, तो वो है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के बाद। एक एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मजा आ जाएगा। देखिए टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, मतलब गलती ज्ञात करना आसान होता है। यहाँ पे जो टू फाइंड आप देख रहे हैं, ये जो टू फाइंड है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये काम कर रहा है नाउन का। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा नाउन के रूप में काम करेगा तो यानी कि वही बोल रहा था कि इन्फिनिटिव या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में या प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है। तो यहाँ पे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, यहाँ पे सब्जेक्ट के काम कर रहा है, ये देख सकते हैं ये हमारा इन्फिनिटिव है। यहाँ पे he wants to go में जो to go है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये भी हमारा इन्फिनिटिव है। और her desire is to see me again, इसकी इच्छा है कि वह मुझे दोबारा देखे। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर to see कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, पूरक का काम कर रहा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 में he is about to come में जो about है वो हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमारा आया है टू कम, और ये हमारा इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। यानी कि सीधे कह सकते हैं कि इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग नाउन के रूप में सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के बाद होता है। और ये चारों एग्जांपल्स में क्लियरली आपको दिखाया गया है। ये हमारा टू फाइंड इन्फिनिटिव है, टू गो इन्फिनिटिव है, टू सी इन्फिनिटिव है और टू कम इन्फिनिटिव है। और चारों का अलग अलग प्लेस है। एक टू फाइंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है और टू गो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू सी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है और टू कॉम यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद आकर के इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। ये हमारा रूल नंबर 1 जो बेसिक है। और यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटिव के रूल नंबर 1 वर्ब के फॉर्म पे जो इसका पार्ट्स है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है, उसके बाद इन्फिनिटिव के कितने पार्ट होते हैं, यूज ऑफ इन्फिनिटिव के रूल नंबर 1 तक यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्फिनिटिव के रूल नंबर 2 से करेंगे। पूरा इन्फिनिटिव एक वीडियो में आएगा। आप चैनल पे बने रहे। अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इन्फिनिटिव का सेशन 2 हम लोग तुरंत करेंगे और कल के क्लास में हम लोग यही इन्फिनिटिव के सेशन 2 करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्फिनिटिव के और भी आगे यूजेज होते हैं। उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, उसके बाद जीरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। हम लोग टोटल 3 सेशन में पूरे नॉन फाइनाइट वर्ब को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।